अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जनाब, मुझे कंफर्म करते हैं, आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है आवाज। ओके, तो कल हमने स्टडी किया था ओरल सस्पेंशंस और आज हम देखेंगे ओरल इमल्जेंस। तो जिस तरह हमने सस्पेंशंस में और एक डिस्पर्स्ड सिस्टम की बात की थी, ये जैसे सस्पेंशन में सस्पेंसोइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सस्पेंडिंग मीडियम में, और जिस तरह से कि एक डिस्पर्स्ड फेस डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट डिस्पर्सिंग मीडियम, इसी तरह से इमल्जेंस वो सिस्टम है जहाँ पर कि एक इमिसिबल लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी और सब्सटेंस में विच इज ऑब्वियसली अ लिक्विड। तो लिक्विड जब किसी लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा लिक्विड जो दूसरे लिक्विड में मिक्स ना हो सकता हो, मिसिबल ना हो, उसमें डिजोल्व ना हो सकता हो, सॉल्यूशन ना बना सकता हो, वो लिक्विड जब ऐसे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम उसे कहेंगे इमल्जन। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्स्ड सिस्टम, जब हम इमल्जन की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे विद रेफरेंस टू डिस्पर्स्ड सिस्टम, तो डिस्पर्स्ड फेज जो सस्पेंशन में हमारे पास सस्पेंसोइड था, और जनरली डिस्पर्स सिस्टम में वो हमारे पास डिस्पर्स फेस कहलाता था, वो इमल्जन में हमारे पास कहलाएगा इंटरनल फेस। वो लिक्विड जो कि ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा किसी दूसरे लिक्विड में, उस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए लिक्विड को हम कहेंगे इंटरनल फेस, जो कि डिस्पर्स्ड फेस है। और वो लिक्विड जो कि कंटिन्यूस फेज बनाएगा या मीडियम प्रोवाइड करेगा जिस मीडियम में इंटरनल फेज डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगा, तो मीडियम फेज या दूसरा लिक्विड जिसमें कि एक लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो लिक्विड कहलाएगा कंटिन्यूस फेज या एक्सटर्नल फेज। राइट। तो इमल्जेंस हमारे पास लिक्विड इमल्जेंस भी हो सकती हैं और सेमी सॉलिड इमल्जेंस भी हो सकती हैं, बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी या फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास होंगे फाइनल प्रोडक्ट के, उसके अकॉर्डिंग। लिक्विड इमल्जेंस ओरल, टॉपिकल, पेरेंटल तीनों पर्पस के लिए यूटिलाइज की जाती है, जबकि जो सेमी सॉलिड इमल्जेंस है वो सिर्फ टॉपिकल पर्पस के लिए अप्लाई की जा रही होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे डोजेज फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि एक्चुअली इमल्जन की कैटेगरी में, जो हमने अभी इस स्लाइड में जो चीज़ देखी है उसके अकॉर्डिंग, लोशंस, लिनीमेंट्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स वगैरह ये कैटेगराइज होते हैं इमल्जन में, लेकिन दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठते हैं, अपनी दूसरी कैटेगरीज में फिट होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें इमल्जेंस नहीं कहते, अदरवाइज दे आर एक्चुअली इमल्जेंस।
ये तो इमिसिबल लिक्विड, अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास जब चूंकि हम लिक्विड प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए एक्सटर्नल या कंटिन्यूस फेज हमारे पास लिक्विड होगा और जो इमिसिबल लिक्विड है या इंटरनल फेज है वो भी हमारे पास लिक्विड ही होगा। जो सेमी सॉलिड इमल्जेंस हैं वो भी सेमी सॉलिड कैरेक्टराइज की जाएंगी बेस्ड ऑन देयर विस्कोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अदरवाइज जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो लिक्विड ही होंगे। तो इंटरनल फेज हमारे पास या एक्वस होगा या ओलिजिनस होगा यानी कि ऑयली होगा या वाटर बेस्ड होगा इंटरनल फेज, और इसी तरह से हमारे पास जो एक्सटर्नल फेज है वो वाटर हो सकता है या ओलिजिनस या ऑयली फेज हो सकता है। जब इंटरनल फेज होगा एक्वस तो एक्सटर्नल फेज होगा ऑयल, और इस इमल्जन को हम कहेंगे वाटर इन ऑयल इमल्जन। ठीक है, जब इंटरनल फेज होगा हमारे पास एक्वस तो एक्सटर्नल फेज हमारे पास होगा ऑयल, जिसमें कि ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे हैं कि दो लिक्विड आपस में इमिसिबल होंगे तभी वो इमल्जन बनेगी, अगर इमिसिबल नहीं होंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगी। तो इट मीन्स कि वाटर और ऑयल आपस में मिसिबल नहीं है, दे बोथ आर इमिसिबल विद ईच अदर। इसलिए जब एक्वस इंटरनल फेज हमारे पास एक्वस होगा तो एक्सटर्नल फेज हमारे पास ऑयल होगा और इमल्जन हमारे पास बनेगी वाटर इन ऑयल इमल्जन। ठीक है, वाटर इन ऑयल इमल्जन। जब इंटरनल फेज हमारे पास ऑयल होगा, ओलिजिनस होगा, ऑयल बेस्ड लिक्विड होगा, तो एक्सटर्नल फेज हमारे पास बनेगा एक्वस यानी कि वाटर, और इमल्जन हमारे पास कहलाएगी ऑयल इन वाटर इमल्जन, ऑयल इन वाटर इमल्जन। ठीक जी, इसको मजीद डिपिक्ट जो है वो इस तरह से किया जा सकता है कि अगर येलो जो है वो हमारे पास ऑयल है और ब्लू हमारे पास जो है वाटर है, तो ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ये छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं कंटिन्यूस फेज वाटर में। वाटर हमारे पास एक्सटर्नल फेज है, कंटिन्यूस फेज है, जिसमें ऑयल ग्लोब्यूल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, राइट जी। तो ऑयल हो गया इंटरनल फेज और वाटर हो गया एक्सटर्नल फेज। इसी का वाइस वर्सा अगर देखा जाए, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अगर ऑयल में, ऑयल हो जाएगा हमारे पास कंटिन्यूस फेज, येलो कलर का जो है वो कंटिन्यूस फेज है जिसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये सिस्टम हमारे पास कहलाएगा वाटर इन ऑयल इमल्जन। अच्छा, इसकी मजीद क्लासिफिकेशन, इस यहाँ तक हमारे लिए इसकी दो टाइप्स बन जाती हैं, ऑयल इन वाटर इमल्जन एंड वाटर इन ऑयल इमल्जन। इसके अलावा दो मजीद टाइप्स हमारे पास, वाटर इन ऑयल इन वाटर, यानी कि कंटिन्यूस फेज हमारे पास वाटर होगा, कंटिन्यूस फेज वाटर है right जी। उसके बाद उसमें दो इंटरनल फेजेस हैं, ऑयल का ग्लोब्यूल डिस्ट्रीब्यूट उसमें हुआ है और उस ऑयल के डिस्ट्रीब्यूट में वाटर के ड्रॉपलेट भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसी तरह से दूसरा सिस्टम हमारे पास एक बनता है जिसमें कि ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज है, ऑयल कंटिन्यूस फेज है, उसमें दो जो है फिर हमारे पास इंटरनल फेजेस हैं, वाटर और वाटर के अंदर फिर ऑयल, राइट। तो इन दो टाइप्स के बारे में हम यहाँ तक सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही। बाकी सारी जो आगे की हम बात करेंगे वो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप्स की बात करेंगे। तो क्या रीजंस हैं हमारे पास बनाने के, इमल्जेंस बनाने के या इमल्सिफिकेशन बनाने के, क्या हमारे पास रीजंस हैं? एक रीजन हमारे पास ये है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उन इमिसिबल लिक्विड्स का एक होमोजेनस मिक्सचर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर जो है वो बनाया जा सकता है, ताकि ऐसा लिक्विड जो कि अदरवाइज आसानी के साथ नहीं लिया जा सकता, नहीं एडमिनिस्टर किया जा सकता, ऐसे लिक्विड को माइन्यूट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाए इंस्टीड ऑफ अ बल्क लिक्विड। जैसे कि ऑयल, ऑयल जो है पर्टिकुलरली मेडिसिनल ऑयल्स जो है या ऐसे ऑयल जो कि एज अ ड्रग यूटिलाइज किए जा रहे होते हैं, ऐसे ऑयल्स को बल्क फॉर्म में पीना बहुत मुश्किल होता है। इवन कि 5 to 10 ml एक स्पून में भी उसको पीना जो है वो
डिफिकल्ट होता है तकरीबन लोगों के लिए, जैसे कि कैस्टर ऑयल है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बिटर ऑयल्स हैं, और ऑयल की जो एक ग्रीसी टाइप की जो टच होता है थ्रू आउट द थ्रोट, जो कि इरिटेट करता है, उससे बचने के लिए ऑयल एंड वाटर इमल्जन बनाई जा सकती है। ये ऑयल जो कि अदरवाइज बल्क में लेना ज़रा मुश्किल हो सकता था, वो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो गए वाटर में, और जब वो वाटर इनटेक कर दिया तो वाटर के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑयल्स था, जो ऑयल्स थे डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी इनटेक हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसटेस्टफुल हमारे पास ऑयल्स हैं, डिसटेस्टफुल ऑयल्स को एडमिनिस्टर करने का एक आसान, एक पैलेटेबल, एक खुश जायका किस्म का एक तरीका है इस तरह के लिक्विड्स को एडमिनिस्टर करने का। इसके साथ साथ पार्टिकल साइज जब रिड्यूस होगा तो उसके पार्टिकल साइज रिडक्शन के जितने भी एडवांटेजेस हैं वो भी मिलते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम ऑयल इन वाटर इमल्जन की बात करें, तो ऑयल जब माइन्यूट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में जाएगा तो इट मीन्स कि उसका पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा। पार्टिकल साइज रिड्यूस होने की वजह से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, ऑयल की ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो सकेगा, और उसके साथ साथ उसकी एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड तो हमारे पास एक रीज़न ये हो गया कि हम इमिसिबल लिक्विड्स का होमोजेनस मिक्सचर बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास रीज़न ये है कि माइन्यूट ग्लोब्यूल्स एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं इंस्टीड ऑफ द बल्क, जिसकी एग्जांपल में हमने ये बात की कि जो डिसटेस्टफुल ऑयल है वो ऑयल इन वाटर इमल्जन की फॉर्म में ये डिसटेस्टफुल ऑयल को एज अ पैलेटेबल, एक खुश जायके के साथ जो है वो एडमिनिस्टर किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब पे पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और ऑयल की एब्जॉर्प्शन भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। देन टॉपिकल प्रिपरेशंस में यहाँ पे हम सिर्फ एक बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो इरिटेंट मेडिसिनल एजेंट्स हैं वो उनकी इरिटेशन, उनकी जो इरिटेटिंग अफेक्ट है वो कम हो जाता है जब इस तरह के इरिटेंट मेडिसिनल एजेंट्स को इंटरनल फेस के तौर पे बना दिया जाए। जब वो इंटरनल फेस के तौर पे बनते हैं तो उनकी इरिटेशन कम हो जाती है और टॉपिकली पे वो कम इरिटेंट होते हैं स्किन के ऊपर। वो किस तरह से, जब हम टॉपिकल्स पे पहुंचेंगे तो उस पर हम देख लेंगे, और टॉपिकल इमरजेंस के मजीद क्या रीजंस हो सकते हैं तो जब हम टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस डोजेज हम देख रहे होंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह मजीद देख लेंगे अगर हमें टाइम मिलता है तो। इमरजेंस में इंस्टेबिलिटीज जो है वो क्या क्या हो सकती है। इमरजेंस में जैसे हमने सस्पेंशंस में भी देखी थी कुछ इंस्टेबिलिटीज, इसी तरह से इमरजेंस में भी वो इंस्टेबिलिटीज होती हैं। तो पहले चले हम आगे उसको पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो गुड इमल्जन तो हमारे पास वो कहलाएगी जिसमें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज या ग्लोब्यूलर साइज के साथ जो इंटरनल फेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ, वो हमारे पास कहलाएगी एक अच्छी इमल्जन। इनस्टेबिलिटी इसमें क्या हो सकती है कि स्मॉलर पार्टिकल्स टेन करते हैं, आपस में एग्रीगेट करते हैं, अट्रैक्शन की वजह से मिलके और एक कलेक्शन बना लेते हैं ग्लोब्यूल्स का, इस तरह। ठीक है जी, इस तरह का कलेक्शन बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लोकुलेशन। ठीक है। फ्लोकुलेशन के बाद अगर ये समझ लीजिए कि आपस में जो एक जगह पर जमा हो गए ग्लोब्यूल्स, अगर ये मर्ज होके और एक बड़ा लार्जर एग्रीगेट बना लें इस तरह का, तो इसे हम कहते हैं कोलेसेंस। इसके बाद मजीद अगर इसमें इंस्टेबिलिटी आए तो ये कोलेसेंस जो है वो चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे टॉप के ऊपर। ठीक है, डिपेंड करता है कि डेंसिटीज इंटरनल फेस की क्या है। ओवरऑल ज़्यादातर केसेस में क्रीमिंग इसी तरह से डिस्क्राइब की जाती है कि जो कोलेसिस बने हैं, कोलेसेंस जो ही है और कोलेस जो बने हैं, ये
टॉप लेयर के ऊपर सेटल हो जाएगी, एडजस्ट सेट हो जाएगी। ठीक है जी, वहाँ पे सारा कलेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे जब फ्लोकुलेशन हमारे पास हुई, फ्लोकुलेशन पे जब हम थोड़ा सा इसको शेक करेंगे तो ये वापस आ जानी चाहिए गुड इमल्जन में। इट मीन्स कि फ्लोकुलेशन जो है वो रिवर्सेबल है। कोलेसेंस जब बनती है तो फ्लोकुलेशन के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा हमें एफर्ट लगाने पड़ेगी इसको शेक करने के लिए, और जब हम इसको शेक करेंगे तो ये भी वापस आ जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि कोलेसेंस भी जो है वो रिवर्सेबल है। इसी तरह से जो क्रीमिंग है, क्रीमिंग भी रिवर्सेबल है जब हम इसको करते हैं शेकिंग। ठीक है, क्रीमिंग के बाद का जो स्टेज है इंस्टेबिलिटी का वो है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में ये होगा कि जो इंटरनल फेज है उसकी कंप्लीट लेयर जो है वो सेपरेट हो जाएगी एक्सटर्नल फेज से। एक्सटर्नल फेज और इंटरनल फेज कंप्लीटली जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उन्हें इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और यहाँ पर शेकिंग से जो है ये रिवर्सेबल नहीं हो सकेगी, ये वापस अपनी फॉर्म में नहीं जा सकेगी, ब्रेकिंग वाली जो इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अब देखें तो फ्लोकुलेशन इज द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इमल्जन पार्टिकल्स टू फॉर्म लार्ज एग्रीगेट। एसोसिएशन बन जाती है स्मॉल इमल्जन पार्टिकल्स की, और ये एसोसिएशन जो स्मॉल इमल्जन पार्टिकल्स की ये बनाती है लार्ज एग्रीगेट्स। ठीक है जी, ये रीडिस्पर्सेबल होते हैं, दोबारा से डिस्पर्स किए जा सकते हैं फ्लोक्यूल्स को अपॉन शेकिंग। शेकिंग के रिजल्ट में ये फ्लोक्यूल्स रीडिस्पर्सेबल है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोबारा से। ठीक है जी, तो रीडिस्पर्सेबल का मतलब है कि रिवर्सेबल प्रोसेस है इन विच द ड्रॉपलेट्स रिमेन इंटेक्ट, दोबारा से अपने इंटेक्ट पोजीशन में चले जाएंगे, राइट जी। और फ्लोकुलेशन इज कंसीडर्ड एज द प्रीकर्सर ऑफ कोलेसेंस, यानी कि फ्लोकुलेशन जब होगी तो फ्लोकुलेशन के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आएगा या जिस चीज़ को ये प्रमोट करेगी फ्लोकुलेशन वो कहलाएगी कोलेसेंस। ओके जी, तो नेक्स्ट हमने देखा कि कोलेसेंस होगी, कोलेसेंस जहाँ पर के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बैरियर इनसफिशिएंट होगा to prevent the formation of progressively larger droplet। फ्लोकुलेशन में स्मॉल पार्टिकल्स की एसोसिएशन थी, जबकि कोलेसिस में ये प्रोग्रेसिवली एक लार्ज ड्रॉपलेट बना लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ इस फिगर में जो है वो देखा है। यहाँ पे ये सिर्फ एसोसिएशन है इनकी, और यहाँ पर ये लार्ज पार्टिकल बना लेंगे, कोलेसिस में मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में और एक लार्ज पार्टिकल बना लेंगे। ओके जी, इट्स देन क्रीमिंग फिनोमेना है जहाँ पर के डिस्पर्स्ड फेज सेपरेट आउट हो जाता है, एक लेयर बनाता है ऑन टॉप ऑफ द कंटिन्यूस फेज, कंटिन्यूस फेज के टॉप पे एक लेयर बना लेता है। नोटिसेबल इसमें क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज जो ग्लोब्यूल्स स्टेट में रहता है, ग्लोब्यूल्स स्टेट में रहता है, ताकि इट कैन बी रीडिस्पर्स्ड ऑन शेकिंग, जब इसको शेकिंग किया जाए तो ये रीडिस्पर्स्ड हो सकता है। अगर ये ग्लोब्यूल फॉर्म में ना हो, अगर ये जो टॉप पे चला गया है वो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में ना हो, तो ग्लोब्यूल में ना होगा तो इसका मतलब फिर ऐसा होगा, और अगर ऐसी से लेयर कंप्लीटली लेयर ही इसने सेपरेट कर दी तो ये फिर रीडिस्पर्स जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो क्रीमिंग को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? क्रीमिंग कैन बी मिनिमाइज इफ द विस्कोसिटी ऑफ द कंटीन्यूअस फेज इज इंक्रीज्ड, राइट जी। और देन ब्रेकिंग, ब्रेकिंग हमने देखा कि ये कंप्लीट सेपरेशन है दो फेजेस की और इरिवर्सिबल है, राइट जी। अब इतनी आसानी से शेकिंग के साथ ये रिवर्स नहीं की जा सकती, रीडिस्पर्स नहीं की जा सकती। तो एक बात हमने यहाँ की, जैसे क्रीमिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमने बात की विस्कोसिटी की, इसी तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि गुड इमल्जेंस बनाती है, लेकिन यहाँ
हम हमारा जो सेशन है इसमें ज़्यादातर बात करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट की, इमल्सिफायर की, इमल्सिफाइंग एजेंट की, जो कि एक्ट करता है एज अ थर्ड फेज टू मेक अ गुड इमल्जन। एक फेज हमारे पास इंटरनल फेज होता है, एक फेज हमारे पास एक्सटर्नल फेज होता है इमल्जन में। अब यहाँ पर एक अच्छी इमल्जन बनाने के लिए, गुड इमल्जन बनाने के लिए या स्टेबल इमल्जन बनाने के लिए हम एक थर्ड फेज की बात कर रहे हैं, जिसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। ये थर्ड फेज के तौर पर कैसे काम करेगा, ये हम थोड़ा सा आगे जाकर कुछ बातों के बाद जाके ये दोबारा से हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक बताइए जी, बात क्लियर है? सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी जाना, जब तक हम आपके अटेंडेंस में मार्क कर लेते हैं। कौन सा सेशन है आज? भाई मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ कि मोबाइल नाम के साथ सेशन नहीं ज्वाइन करना। कोई आपको आपके घर वालों ने कोई नाम दिया होगा, उस नाम के साथ ज्वाइन करना है, अदरवाइज आपके सेशन में होने का कोई फायदा इस वजह से नहीं होगा। अगर आपको यहाँ प्रेजेंट होने का कोई एडवांटेज मिलता है, अब मुझे ये बताइए कि आपको ये बात कैसे समझ में आएगी? मतलब क्या मैं एक एक बंदे को फोन करके उसकी मदर टंग में ये बात समझाऊं, या उससे पूछूं कि भाई आपको मतलब कैसे समझते हो? कोई आपको आपके हाथों पे मेहंदी से लिख के देना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा कि आपको ये इतनी सादी सी बात समझ में आ जाए? आप ही मुझे मशवरा दे दीजिए भाई कि मैं क्या करूं कि आपको कोई बात समझ में आ जाए। कैसे समझ में आ सकती है बात? जी मुराद। जी भाई, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। जी भाई, कोई है इधर, कोई मौजूद है, कोई सुन रहा है? जी सर। जी जी जनाब। सर जी। सर, कोई मुझे मशवरा आता फरमाए ना आप। जी सर। कोई मैंने तो मशवरा नाम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, जिनका नहीं लिखा हुआ उनको कैसे समझाया जा सकता है? मैसेज कैसे क्लियर दिया जा सकता है? अगर ये इतनी सादी सी बात किसी तक आसानी से नहीं पहुंच रही है, तो ये डोजेज फार्म की इतनी सारी बातें हैं उस तक कैसे पहुंचेंगी, कैसे उससे दिमाग में घुसेंगी? ये बजाते खुद एक दूसरा सवाल है। ओके, तो यहाँ तक बात ठीक है, सब क्लियर है? किसी का कोई सवाल? ठीक है जी। ओके अहमद खान, ठीक है।
ओके जी, तो अब हम चलते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो हम ऐड करेंगे एक अच्छी जो है वो इमल्जन हासिल करने के लिए। तो इसको मज़ीद समझने के लिए हम चलते हैं थ्योरीज ऑफ इमल्जन की तरफ। थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन की तरफ। इमल्सिफिकेशन की थ्योरीज में एक थ्योरी है हमारे पास, सरफेस टेंशन थ्योरी। सरफेस टेंशन थ्योरी के रिगार्डिंग आप यकीनन ये जानते होंगे और पहले भी आपने सरफेस टेंशन थ्योरी कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी कि मॉलिक्यूल्स, जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक लेमिनार लेयर के तौर पर एक कर रहे होते हैं। ठीक है, लेमिनार लेयर, एक लेयर में जो है वो मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए हुए होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जिन लेयर्स में अरेंज हुए हुए होते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर लेफ्ट राइट और बॉटम की साइड पे, क्रॉस बॉटम की साइड पे दूसरे मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स में हमेशा दो तरह की फोर्सेस मौजूद रहती हैं, इधर अट्रैक्टिव फोर्सेस और फोर्सेस ऑफ रिपल्जन। लेकिन जब हम किसी एक ही टाइप के लिक्विड की बात करते हैं, जैसे अगर हम वाटर की बात करें या मिनरल ऑयल की बात करें, तो चूंकि उसमें लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ये लाइक मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद है। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मेरी अटेंडेंस मार्क हो गई बेटा, मैं अब एक की चेक तो नहीं कर सकता। अप्रोक्सीमेटली कोई 26 स्टूडेंट में से मैं अब वो चीज़ ओपन करके और आपका नाम ढूंढ नहीं सकता कि आपका नाम मौजूद है या नहीं है। ये मेरे लिए आसान नहीं है, आपको ये कंफर्म करना मेरे लिए आसान नहीं है। ठीक है जी। तो अगर मार्क होगी होगी तो वो जब उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी उसमें काउंट हो जाएगी, और अगर नहीं हुई होगी तो भाई नहीं हुई होगी। दैट्स वेरी सिंपल। नहीं मार्क हुई होगी तो किसी भी रीजन से मार्क ना हो, उसको काउंट किया जाएगा कि ये एब्सेंट है। और अगर मार्क हुई भी है तो वेल एंड गुड। ओके। सो जब आपको सवाल के लिए टाइम दिया जाता है तब आप लोगों की जबान पे जो है सॉरी टू से लकवा पड़ जाता है, लेकिन आप फिलो तोड़ने में जो है ना आपको बहुत अच्छे से महारत है भाई। बहुत अच्छे से आपको जो है कमांड हासिल है। जब आपसे कहा जाता है कि कोई बात है तो आप ये भी नहीं कहते कि नहीं हमें कोई सवाल नहीं पूछना, आप आगे बढ़े। ये भी आप लोगों को जो है ना तौफीक नहीं होती, पता नहीं क्यों भाई। और इररिलेवेंट किस्म का क्वेश्चन आप ऐसे बीच में डालते हैं अचानक से कि क्या क्या कहना चाहिए मुझे, आपके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए भाई, और मैं क्या कर सकता हूँ। यानी कि एक बड़ा सीधा साधा उसूल है कि आपको टाइम दिया गया कि भाई कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं पूछेंगे। इवन कि ये भी नहीं कहेंगे कि जी हमारा कोई सवाल नहीं है, चाहे मैं 10 मिनट बैठा हुआ इंतजार कर लूं कि यार शायद कोई सवाल करेंगे। ये भी नहीं फरमाएंगे कि हमारा कोई सवाल नहीं है, आप आगे बढ़िए, आपका भी टाइम बचाइए हमारा भी टाइम बचाइए। ये तक नहीं कहा जाएगा। बाकी इररिलेवेंट बात करा लें, और वो भी बगैर मौके की करा लें, तो एज इट इज कोई ये इररिलेवेंट बात नहीं है, आपकी अटेंडेंस की रिलेवेंट है। लेकिन जहाँ आपको टाइम मिलता है भाई वहां क्यों नहीं करते। जी, और कोई किसी का भाई अटेंडेंस के हवाले से कोई सवाल या कोई और सवाल जल्दी से पूछ लें, तो मैं आपको 3 मिनट सिर्फ इसी काम के लिए दे रहा हूँ।
ओके, तो हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन की, और वहाँ हमने बात स्टार्ट की सरफेस टेंशन थ्योरी की। सरफेस टेंशन में हमने ये बात की कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक लेयर्स में अरेंज होते हैं, और इन लेयर्स में काउंटर एक्टिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जनरेट हो रही होती हैं। जो मॉलिक्यूल्स बल्क में मौजूद होते हैं, जी, जो मॉलिक्यूल्स बल्क में मौजूद होते हैं, वो उनके चारों तरफ चूंकि मॉलिक्यूल मौजूद रहता है, इसलिए उनकी जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाती है जो मॉलिक्यूल्स बल्क में मौजूद होते हैं। जैसे कि अ, अगर हम इसकी बात करें इस मॉलिक्यूल की, तो इसको यहाँ से भी फोर्स मिल रही है, इसको यहाँ से ये पुल कर रहा है, यहाँ से ये पुल कर रहा है, यहाँ से ये पुल करता है, यहाँ से ये पुल करता है, और ये तो जो अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है, जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जीरो रहती है। जब नेट फोर्स जीरो रहती है तो जो मॉलिक्यूल्स को पुल करने का जो अफेक्ट है वो भी जीरो हो जाता है। लेकिन जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल, इस वाले मॉलिक्यूल को यहाँ से पुल करने का है, यहाँ से ये पुल करेगा, इसके अगेंस्ट में यहाँ से ये नेट हो जाएगा, ठीक जी। लेकिन इसके लिए इसके अगेंस्ट में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं, ठीक जी। इसी तरह इस मॉलिक्यूल को जब ये पुल कर रहा है तो यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा कोई मॉलिक्यूल इक्वलाइज करने के लिए मौजूद नहीं है। इसी तरह यहाँ से भी कोई मौजूद नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि जो सरफेस पे मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे एक नेट फोर्स जनरेट हो जाती है। जो बल्क में मौजूद होते हैं, जो बल्क में मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर नेट फोर्स जीरो रहती है, जबकि जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर एक नेट फोर्स क्रिएट हो जाती है। ये नेट फोर्स क्रिएट होने की वजह से, यही वजह है कि हमें लिक्विड्स में जो है वो एक कर्व सी मिलती है लिक्विड्स में। ओके, तो यहाँ तक जो बात थी वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड थी। इसको अगर आप अब मजीद वो रिलेट करें हम हमारे इमल्जन से, तो उसको मजीद इस तरह से कोरिलेट किया जा सकता है कि अगर हम कोई इंडिपेंडेंट, अगर हमारे पास कोई ड्रॉपलेट हो किसी लिक्विड का, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट है, तो उसकी स्फीयर फॉर्म जो है वो क्यों बनती है? एक लिक्विड का जो ड्रॉपलेट है वो हमेशा एक स्फीयर फॉर्म ही क्यों बनाता है? वो एक अ, इस तरह की फॉर्म क्यों नहीं बनाता? एक स्फीयर फॉर्म में क्यों आता है? स्फीयर फॉर्म में लिक्विड हमेशा इसलिए आता है, जो बात हमने यहाँ पर की है सरफेस टेंशन से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स की नेट फोर्स से, वही रीजन यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा होता है। ये जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट की सरफेस पे भी इसी तरह का इम्पैक्ट आ जाता है, जहाँ पर के मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के दरमियान जो है एक जो नेट फोर्स जनरेट हो जाती है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इक्वलाइज करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते, इसलिए ये लेयर जो है वो डाउनवर्ड पुल हो जाती है। जिस तरह से कि ये एक बीकर में, किसी गिलास में आगे जब हम देखते हैं तो लिक्विड की लेयर, टॉप लेयर डाउनवर्ड पुल हो जाती है। इसी तरह से एक लिक्विड की ड्रॉपलेट
कि जितनी भी उसकी सरफेस है उस सारी सरफेसेस पे वो इनवर्ट पुल हो जाती है नेट फोर्स की वजह से। इस इनवर्ट पुल होने की वजह से जो ड्रॉपलेट है वो स्फीयर शेप बनाता है। अच्छा जी, अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्सेस उस लिक्विड के अंदर मौजूद हैं, ये फोर्सेस रेजिस्ट करती हैं ड्रॉपलेट की ब्रेकेज को, राइट। एनी फोर्सेस की वजह से एनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक फ्लो करते हुए लिक्विड में भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि ड्रॉपलेट फॉर्म करने की टेंडेंसी मौजूद होती है। ड्रॉपलेट फॉर्म करने की टेंडेंसी मौजूद होती है। और ये जो ड्रॉपलेट फॉर्म करने की टेंडेंसी है, ये ना सिर्फ ये कि ड्रॉपलेट बनाती है, उसको प्रमोट करती है, बल्कि ये ड्रॉपलेट बनाने की टेंडेंसी ड्रॉपलेट के टूटने को भी रेजिस्ट करती है। इसको अगर हम दो में डिवाइड करना चाहें, दो ड्रॉपलेट बनाना चाहें, तो इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो सरफेस टेंशन इस ड्रॉपलेट के अंदर मौजूद है, ये रेजिस्ट करेगी इसको डिवाइड होने में, रेजिस्ट करेगी। जी वाफे, क्या सवाल है आपका? इसमें ग्रेविटी का रोल नहीं होता इसके जो शेप जो बन जाता है? जी, ग्रेविटी का रोल बिल्कुल होता है, लेकिन इस वक्त जब हम एक लिक्विड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसको लेकर जाते हैं विस्कोसिटी में, तो वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल का रोल डालेंगे। जैसे कि जो आपने विस्कोमीटर पे फिजिकल फार्मेसी में शायद कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा विस्कोसिटी डिटरमाइन करने का, जहाँ विस्कोमीटर से नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ऐसा आपने किया है कोई नंबर ऑफ ड्रॉप्स वाला? जी, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उस पे विस्कोसिटी का जो है वो उस पे डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों का जो है इम्पैक्ट आ रहा होता है। लेकिन उसको कोरिलेट करके हम अभी की बात को इस तरह से कोरिलेट किया जा सकता है कि जो हमने बात की कि लिक्विड के अंदर ड्रॉपलेट बनाने की टेंडेंसी होती है, और उस ड्रॉपलेट को ब्रेकेज होने से रोकने की टेंडेंसी भी मौजूद होती है। इसलिए अगर कोई लिक्विड ज़्यादा विस्कस है, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा सरफेस टेंशन है, और इसलिए वो उसके जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं वो कम बनते हैं, क्योंकि वो लिक्विड की जो ब्रेक करने की टेंडेंसी है उसको प्रिवेंट करती है सरफेस टेंशन। इसलिए ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स कम बनते हैं। ओके। चलें, तो ये सेशन हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है।